विपक्षी एकता की मुहिम सफल होगी। 9 साल केंद्र सरकार के हो गए। 10वें साल में 10वें वर्ष में देश परिवर्तन चाहता है। ये बीजेपी जो है ना, वो एक तरफ से दीजिए इसको मशीन में, वॉशिंग मशीन में एक तरफ से दीजिए सारे भ्रष्टाचारियों को, दूसरी तरफ से चकाचक एकदम ईमानदार होकर निकल जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं कि जितनी योजनाएं थी, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप, आपको जनधन योजना, कौशल विकास, सब औंधे मुंह गिरा है। वो हम जेल में थे तो निर्गुण में सगुन तलाश रहे थे। बैठे ठाले स्वयं को फुर्सत मिली अपने बारे में सोचने की, कुछ चिंतन मनन की। ऐसे में कई किताबें हमने लिखी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। देश और प्रदेश की राजनीति में एक नाम बहुत चर्चा में है और वो नाम है पूर्व सांसद आनंद मोहन का। देवघर में पूजा कर पटना लौटने के क्रम में थोड़ी देर के लिए जमुई रुकना हुआ है पूर्व सांसद आनंद मोहन का। मेरे साथ हैं आनंद मोहन जी। बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 2024 का सर लोकसभा चुनाव आने वाला है। केंद्र में एनडीए की सरकार को पराजित करने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। पटना में 23 जून को एक बैठक भी हुई। इस बैठक को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने पूर्व से कहा था कि एक गंभीर व्यक्ति का ये एक गंभीर पहल है और ये रंग लाएगा। शुरू में जब 12 जून को कतिपय कारणों से ये बैठक स्थगित हुई तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और तब भी हमने कहा था इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 23 जून को जो बैठक हुई वो मैं समझता हूं कि 100% सफल रही। विपक्षी एकता की मुहिम को एक स्वरूप दिया और आगे की दिशा तय करने में बिहार की एक बड़ी भूमिका पूर्व की तरह रही। मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार जब भी अंग्राही लिया है, देश में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। फिर से एक बार बिहार अंग्राही ले रहा है और ये रंग लाएगा। विपक्षी एकता की मुहिम सफल होगी, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसा इसलिए कि एक मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष लोकतंत्र की जरूरत है और इस दिशा में उठाया गया ये एक ऐतिहासिक कदम है। हर 10 वर्ष के बाद इस देश में बदलाव का पर्व आता है। मैं समझता हूं कि 9 साल केंद्र सरकार के हो गए। 10वें साल में 10वें वर्ष में देश परिवर्तन चाहता है। लेकिन सत्तारूढ़ दल तो कहती है कि भ्रष्टाचारियों की जमात है जो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सही कहा उन्होंने। सारे युधिष्ठिर, सारे आज के हरिश्चंद्र सब एक पार्टी में चले गए हैं। और हमने सुना था, बचपन से सुनते रहे वर्षों से, कि एक विज्ञापन आता है वॉशिंग पाउडर निरमा। तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी जो है ना, वो एक तरफ से दीजिए इसको मशीन में, क्या कहते हैं उसको, जो सफाई की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में एक तरफ से दीजिए सारे भ्रष्टाचारियों को, दूसरी तरफ से चकाचक एकदम ईमानदार होकर निकल जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं और आप सब चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप लोगों को मालूम है। तो ये सब भ्रष्टाचारियों की है, वो लुटेरों की है। कौन लूट के देश को भाग गया भाई? आप कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, आपके रहते बैंक लूट के चला गया,
अरबों का चूना लगा के माल्या गया, नीरव मोदी गया, ललित मोदी गया, मेहुल चौकसी गया, आपको ऐसे कई नाम हैं, दर्जनों नाम हैं जो अरबों का चूना लगा के इस देश के बैंक को लूट के चला गया। किसके समय? ये कहते हैं भ्रष्टाचारी नोटबंदी हुई, इस देश का सैकड़ों नहीं हजारों लघु उद्योग मारे गए। आपने कहा 4,000 से ज्यादा एक सप्ताह में आप पैसा नहीं उठा सकते। आपके ईमानदारी का इमारत हर जिला में खड़ा है। जब उसी समय करोड़ों के जमीन खरीदे गए बीजेपी के कार्यालय के नाम पर, जिला जिला में जमीन खरीदे गए करोड़ों के, और फिर उस पर आलीशान बिल्डिंग बनाई गई। ये ईमानदारी के सबसे माने जीते जागते उदाहरण है। तो आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए को मात दे पाएगी? ये सब के पहले मैंने कह दिया, ये बदलाव का पर्व है। लोगों ने मिजाज बना लिए हैं और साफ है कि आपने कहा कि मैं रो रो के कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। आपको जितनी कमाऊ संस्थान सरकारी संस्थान थे सबों को बीमारू बता के औने पौने में आपने अपने चहेते उन उद्योगपतियों को जो चुनाव में फंडिंग करता है आपने एक एक करके बेच दिया। तो ये सब देश देख रहा है। जीवनोपयोगी जो भी सामान है वो उसकी कीमत आसमान छू रही है, लोग ये देख रहे हैं। 400 का सिलेंडर आपने उसको 1300 तक पहुंचा दिया, लोग ये देख रहा है। ये सब एक एक करके आपकी जितनी योजनाएं थी, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप, आपको जनधन योजना, कौशल विकास, सब औंधे मुंह गिरा है। ये सब देख रहा है। बस एकमात्र सांप्रदायिक आधार पर देश को और वोटरों का विभाजन, वोट के लिए, चुनाव के लिए सांप्रदायिक आधार पर समाज का विभाजन, विखंडन, हिंदू मुसलमान, सिर्फ यही आपके एकमात्र अस्त्र रह गए। और हम कहाँ कह रहे हैं, आरएसएस का जो मुख्य अखबार है ऑब्जर्वर, उसने कहा कि अब मोदी मैजिक चलने वाला नहीं। ये मैं कह रहा हूं, ये तो आरएसएस ने कहा है। आरएसएस का के मुखपत्र ने कहा कि 24 में मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। तो 2024 में अगर मोदी मैजिक नहीं चलता है तो उस 2024 के लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन की क्या भूमिका होगी और आनंद मोहन अपने समर्थकों को कितने सीट पर चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ना लड़ाना, नीतीश जी ने जब पहल किया तो उनको कहा गया पीएम के उम्मीदवार। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं। हमारी क्या भूमिका होगी, वो हमारी भूमिका तय है कि हम कुछ भी हो जाए, सांप्रदायिकता का जहर देश और समाज में नहीं चलने देंगे। हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत हम ये जो जातीय विद्वेष, घृणा, नफरत, सांप्रदायिक आधार पर समाज और देश को बांटने की जो साजिशें और कोशिशें हैं, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए कि हम एक जागरूक इंसान हैं और हमारा हमारा जो विरासत है हमारी, वो राष्ट्रीय आंदोलन की है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम हैं, हम लोग जेपी सेनानी रहे हैं, राजनीति का ककारा जेपी से सीखे हैं। हमारे घर गांधी आते थे, विनोबा आते थे, राजेंद्र प्रसाद जी दादाजी के मित्र हुआ करते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन, लवली आनंद जी के दादाजी रामेश्वर बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके भी पिताजी
मानिक बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे भी बड़े बाबूजी और बाबूजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और हमारी शादी का एक बड़ा वजह ये भी था। तो चलिए, हम लोग जो विरासत है उसको अक्षुण्ण कैसे रखा जाए, इस देश में सद्भाव भाईचारा कैसे कायम रहे, और इसके लिए जो भी पार्टियां सामने आएगी, जो समाजवादी सोच की पार्टियां हैं, है ना, हम चाहेंगे उनको मदद पहुंचाना। कितने सीटों पर लड़ेंगे? मैडम लवली आनंद कहाँ से अब लड़ेंगे? ये सब छोड़ दीजिए, ये सब भविष्य के गर्त में है। जब समय आएगा तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या यूं ही अ, मदद करेंगे, ये सब। अच्छा आनंद, मुझे एक सवाल है कि अगर बीजेपी आपके रिहाई का बहुत विरोध कर रही है, अगर बीजेपी आपको ऑफर देती है कि आनंद मोहन एनडीए में शामिल हो जाए, तो आनंद मोहन क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, ये सब छोड़ दीजिए इन बातों को, ये बेमतलब की बात होगी। इसलिए होगी कि हमारी जो सोच है वो तय है, हमारी जो मानसिक या विचारधारा है वो आज से नहीं, दशकों से, जब से होश संभाले तब से तय है। उसमें कुछ पार्टियां अनफिट हैं, उनके ऑफर का नहीं ऑफर का कोई माने हमारे पास नहीं रखता। अच्छा, आखिरी सवाल जो देश की जनता भी जानना चाहती है, बिहार के आप एक एक बच्चा जानना चाहता है कि 16 वर्ष आपका जेल में बीता, तो वहाँ आपकी दिनचर्या क्या होती थी और कैसे काटते थे? बहुत सारी किताबें आपने वहाँ लिखी है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि सहरसा का मंडल कारा आज एक मिसाल बन के रह गया है। कैसा होता था वो पूरा दिन भर? देखिए, जब हम जेल में थे तो निर्गुण में सगुन तलाश रहे थे, बैठे ठाले स्वयं को फुर्सत मिली अपने बारे में सोचने की, कुछ चिंतन मनन की। तो ऐसे में कई कई किताबें हमने लिखी, लाइब्रेरी का चार्ज मिला हमको, सजा के बाद कैदियों को कुछ करना होता है तो मुझे लाइब्रेरी का चार्ज मिला, लाइब्रेरी। अच्छा आनंद मोहन जी, एक और आपका बयान आया दरभंगा से राहुल गांधी के उस बयान पे कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, उस पर आपने कहा कि राहुल गांधी को एक सलाहकार की जरूरत है। तो आप इस उस बयान को किस रूप में देखें? देखिए, ऐसा है कि मैं दरभंगा आया था, राहुल जी का जन्मदिन था पिछले दिनों। तो मैंने देखा कि वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको कोड करते हुए कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, राहुल गांधी, फिर उस कार्यकर्ता का भी नाम था। तो मुझे अटपटा लगा। तो हमने, परिवार के साथ हम थे, लवली जी हमारे साथ थी, तो हमने आपस में कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है। फिर प्रेस के लोग आए तो हमने कहा कि राहुल जी को अपने सलाहकार को सलाह देनी चाहिए, या फिर सलाहकार चेंज करना चाहिए। हमारे मनीषियों ने कहा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ही ले जाए ना। तो प्रेम हटिया बाजार की चीज नहीं है। प्रेम दुकान, मैं जैसा समझता हूँ, प्रेम दुकान में खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। राहुल जी जो कर रहे हैं वो उनका पुरुषार्थ बोल रहा है। आज अकेला एक व्यक्ति को हजारों करोड़ लगा के, है ना, और मीडिया से लेकर लेकर सोशल मीडिया तक जिस तरह से पप्पू बनाने की चेष्टा हुई, वो व्यक्ति लगातार गाली सुनता रहा, उनकी माँ को गाली दी जाती रही। आज जो संस्कृति और संस्कार के ठेकेदार लोग हैं वो परले दर्जे पर उतर कर राष्ट्र की एक बहू है, महिला है, उनको गालियां देना, निचले स्तर पर आके क्या नहीं कहना, मैं मुंह से बोल नहीं सकता, फिर राहुल जी को गाली गाली देना, ये सब। उस बीच में वो व्यक्ति निकला और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर अपने इमेज को जो बनाया गया था उसको धो दिया, बता दिया, और फिर कर्नाटक का रिजल्ट भी सामने आया।
तो मैं वो जो निकले हैं जिस साहसिक फैसले के साथ, वो बलिदान के लिए निकले हैं अपने पुरखों की तरह ना। वो बलिदान, लेकिन नाम दिया जा रहा है दुकान की। तो मुझे इस बात का एतराज है कि एक व्यक्ति जो बलिदान देने निकला है प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए, उसका नाम दिया जा रहा है दुकान का। मेरा एतराज वहां था, मेरा विरोध वहां था। और इसलिए मैंने कहा कि जो सलाहकार लोग बलिदान को दुकान में बदल दिए, ऐसे सलाहकार को बदलने की जरूरत है ना। राहुल गांधी की मैं प्रशंसा करता हूं, एक अकेला व्यक्ति बिना डरे पूरी सिस्टम से जूझ रहा है। आज जो नफरत की खेतीबाड़ी की जा रही है वोट के लिए, समाज को तोड़ने, वैमनस्य, घृणा फैलाने की जो साजिशें हो रही है फकत वोट के लिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप सांप्रदायिक जहर बोकर हिंदू और मुसलमान करके सरकार तो बना सकते हैं लेकिन देश नहीं बना सकते। एक व्यक्ति निकला है पूरे साहस के साथ, हम वेलकम करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि उनसे खास करके कि आप निकले हैं बलिदान के लिए, नाम दिया जा रहा है दुकान, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। मोहब्बत बलिदान मांगता है, मोहब्बत की दुकान नहीं होती है। पीएम फेस हो सकते हैं, पीएम फेस हो सकते हैं राहुल गांधी। मैंने पहले ही कहा कि नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करते, परिस्थितियां नेता पैदा करती रही हैं। इसके कई कई उदाहरण हैं ना। और परिस्थिति आने वाली है, नेता स्वयं प्रकट होकर सामने आएंगे। स्वच्छता अभियान अगर कहीं देखना हो तो मैं कहूँगा कि लोग आए, पॉलिटिकल लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, समाज सेवी हों, एनजीओ चलाने वाले हों, आइए और वो मंडल कारा सहरसा को देख जाइए। जल जीवन हरियाली और स्वच्छता अभियान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अगर 100 में 200% लागू है तो वो मंडल कारा सहरसा। अब तो आप जेल से बाहर आ गए हैं, रिहाई हो गई है आपकी, अपने परिवार के बीच में हैं, ये तो अच्छा लगता ही होगा। लेकिन कभी कभी आप अपने साथियों को मिस जरूर करते होंगे जो 16 वर्षों तक आपके साथ रहे। बिल्कुल, मैं आभार प्रकट करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि हमारे पूरे परिवार के साथ लोग खड़े रहे, उस उसके सुख दुख में खड़े रहे, हमारे लिए खड़े रहे। नेल्सन मंडेला के बाद दुनिया में अगर सबसे बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष किसी के लिए हुआ तो 3 अक्टूबर 2007 से लेके अब मेरे निकलने की तारीख तक अहर्निश लगातार सिलसिलेवार धरना, प्रदर्शन, उपवास, ट्विटर ट्रेंड, सोशल मीडिया पर, हाँ, मसाल जुलूस, ये सब, कैंडल मार्च, ये लगातार अहर्निश चलता रहा। और उसी का परिणाम है कि 16 वर्षों के बाद भी जब मैं निकला हूँ तो लोगों के जेहन में आज भी हम जिंदा हैं, लोगों के बीच हमारी लोकप्रियता अभी भी कायम है। ये देखकर सुखद आश्चर्य होता है। उसमें लवली आनंद जी का, हमारे दोनों पुत्र, मेरी बेटी सुरभि आनंद, चेतन आनंद और अंशुमन के साथ साथ हमारे जितने पुराने मित्र हैं, बहुत सारे मित्र तो हमारे, हमको अफसोस है, दुख है कि कब निकलेंगे इसकी लड़ाई लड़ते हुए, हमारी रिहाई की लड़ाई लड़ते हुए मैंने गुजर गए, उनका निधन हो गया। आज भी हम जहाँ जाते हैं याद करते हैं, उन परिवारों से मिलते हैं ना। तो ये सब के पीछे उन सब का योगदान था। मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने मित्रों को। तो ये थे मेरे साथ आनंद मोहन, जिन्होंने बेबाकी से अपने राजनीतिक जीवन की बात रखी और आगे इनकी क्या रणनीति है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। अब देखते रहिए बिहार तक। मैं हूँ राकेश।